हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ का अध्ययन करने से पहले हमें गॉस थ्योरम के बारे में जानकारी लेना होगा। जो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में जो काम गॉस थ्योरम का था, वही इस चैप्टर में वही काम ये करता है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो गॉस थ्योरम में हम लोग गॉस थ्योरम से पहले जो था वो कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग क्या प्राप्त करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करते थे। तो वहां अल्टरनेटिव मेथड एक आया, सिमेट्री के लिए यूजफुल बताया गया, वो है गॉस थ्योरम। और फिर मैग्नेटिक में हम लोग आए, यहां पर हम लोग बायोसेवर्ट लॉ की सहायता से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए। और यहां पर अल्टरनेटिव मेथड बायोसेवर्ट के टक्कर में हमें मिला एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अल्टरनेटिव मेथड है, इसकी सहायता से अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जैसे वहां पे गॉस थ्योरम था, गॉस थ्योरम जो है सिमेट्री के लिए यूजफुल बताया गया है और लागू तो हर जगह होता था। ठीक उसी प्रकार एम्पियर सर्कुटल लॉ भी हर जगह लागू हो सकता है, हम आपको करके भी दिखाएंगे, लेकिन यूजफुल ये भी सिमेट्री शेप के लिए है। वहां किसी क्लोज पाथ, गॉस थ्योरम में किसी क्लोज पाथ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गुजरती थी, वहां ये होता था फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था गॉस थ्योरम में। हाँ, वहां ये चीज था। तो वहां सरफेस इंटीग्रल था, यहां आ गया है लाइन इंटीग्रल, यहां पे नाम है। तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो जब तक इसका फिगर नहीं बनाएंगे तब तक बात बनने वाला नहीं है। तो देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है। इसमें हम करंट बना दे रहे हैं, ये I1 ले रहे हैं, ये दूसरा I2 मान ले रहे हैं, एक करंट और ले रहे हैं I3। तो ये करंट है। और यहां चाहे तो एक और करंट ले लें I4। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। गॉस थ्योरम में हम जो लेते थे इसे कहते गॉसियन सरफेस कहते थे, और यहां पे एम्पीरियन लूप कहेंगे। एम्पियर सर्कुटल लॉ में कहेंगे एम्पीरियन लूप। बस ये काम करना है यहां पे। और इस लूप का अगर कई करंट है, जो इंटरमीडिएट लेवल बुक में दिया है उसने एक ही करंट का प्रयोग किया है। जब एक करंट का प्रयोग करेगा तो वहां लूप का डायरेक्शन लेना जरूरी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रखता। लेकिन यहां पे I1, I2, I3, I4 ये 3 वायर हैं। तो ये इस टाइप से देखें, एक कोई वायर है, इस टाइप से वायर निकला हुआ है, जैसे पिलर में सरिया लगा रहता है उसी प्रकार से आप फील करिए इसको। पिलर में सरिया लगा रहता है उसी प्रकार से आप फील करिए। एक सरिया से I1 करंट निकल रहा है, दूसरे से I2 अंदर जा रहा है, तीसरे से I3 करंट ऊपर जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता था वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां करंट को भी दर्शाएगा, वो किसी के लिए भी दर्शा सकता है। ये ऊपर के लिए डॉट दिखाया जाता है, जैसे करंट वायर में फ्लो कर रहा है ऊपर, और क्रॉस अगर कहीं लिखा हो, बगल में I2 लिखा हो, जिसका मतलब I2 करंट जो है वायर में वो नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। यस, तो इसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की, हम अगर कई करंट दिए गए हैं तो लूप का एक डायरेक्शन चूज करते हैं हम। तो लूप का एक डायरेक्शन लिए और इसे एम्पीरियल लूप कहते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो लूप का एक डायरेक्शन लेते हैं, इस डायरेक्शन में जो करंट पड़ता है, तो देखिए लूप का डायरेक्शन थंब इधर है, तो ये करंट क्या है, ये भी ऊपर की ओर है। तो लूप के डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां कहेंगे ये वाला करंट जो लेंगे ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ, और जो अंदर वाला करंट है, अगर वो लूप के डायरेक्शन के अपोजिट पड़ता है, ये नीचे की ओर है, इसका करंट
डायरेक्शन, ये निगेटिव हम लोग लेंगे। हाँ, निगेटिव लेंगे। अब बात फंसती है आई नेट की। आई नेट कैसे निकालेंगे? तो आई नेट या सिग्मा आई कुछ भी कहा जाए, नेट करंट का मतलब, अब अगर आपने लूप का डायरेक्शन ले लिया तो लूप के डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव करंट है I1, I2 क्या है? निगेटिव करंट है, और फिर I3 क्या है? पॉजिटिव करंट है। तो ये वहां पे जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग लेते थे नेट चार्ज इनसाइड, उसी प्रकार से नेट करंट इनसाइड लेना है, इतनी बात है वहां पे। तो काफी सिमिलरिटी है, केवल इतनी बात है कि ई डॉट डी ए के स्थान पे एक अलग फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता था वहां पे, और बी डॉट डी एल के स्थान पर यहां अलग से कुछ नहीं कहा जाता। ये अलग से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ध्यान दें, कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये भी क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। ध्यान दें, गॉस का एम्पियर सर्कुलर लॉ गॉस थ्योरम की तरह हर जगह लगाया जा सकता है, बट यूजफुल वही है जहां सिमेट्री है, क्योंकि अगर सिमेट्री नहीं रहेगी तो उसका मैथ बहुत कठिन हो जाएगा, तो क्या फायदा है लागू करने से। तो इसलिए हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें लगाने के लिए हमेशा सिमेट्री का सहारा लेंगे, तभी हम लाभदायक होगा। अब इसके डिफिनेशन को देखा जाए। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, अराउंड एनी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ I4 करंट बाहर है, तो इस बिंदु पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर वाला भी इसमें सम्मिलित होगा। ये जो वेक्टर बी है, किसी बिंदु पर चाहे जहां लेंगे वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो बाहर अंदर दोनों करंट के कारण ये बी यहां पर होता है। प्रत्येक बिंदु पर, इंपीरियल लूप के प्रत्येक बिंदु पर जो बी वेक्टर बी लिखा है, ये अंदर बाहर दोनों के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ध्यान दें, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स of the net current which is passing through the area bounded by the closed path। हाँ, तो एक हम लोग लूप बनाएंगे और उस लूप के अंदर से राइट हैंड साइड में जो आई नेट लिखा जाएगा, वो लूप के अंदर जितने करंट होंगे वही प्रयोग किया जाएगा। अगर कई वायर हैं जिससे करंट कुछ में ऊपर जा रहा है कुछ में नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लूप का एक डायरेक्शन ले लेंगे, कोई डायरेक्शन, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। अगर आपने नीचे की ओर ले लिया है तो जो करंट नीचे की ओर होगा उससे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट ऊपर की ओर बहेगा तब उससे नेगेटिव लेंगे। तो लूप के डायरेक्शन के ऊपर है, जो आप लेंगे वही यहाँ पे रहेगा। तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे, हम लोग अभी सब अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया है, इसमें आई करंट फ्लो करता है। इसके लिए यहां हम लिखेंगे बाई सिमेट्री लूप। एक बार इसका डेरिवेशन हम सिमेट्री लूप लेकर कर रहे हैं और एक बार अनसिमेट्री लूप लेकर करेंगे। दोनों की सहायता दिखाएंगे कि ये कैसे पाथ इंडिपेंडेंट है। एक चीज और, गॉस थ्योरम में जो लूप लेते थे हम लोग, जो क्लोज पाथ लेते थे, वो 3D में था। यहां पर जो हम लेंगे, जो हमारा एम्पिरियन लूप होगा, वो 2D में होता है। 2D में जैसे सर्किल है, तो वायर के लिए, वायर में अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसका सिमेट्री हमें सर्किल ही मिलेगा, जो कि इस वायर के सेंटर से हमेशा क्या रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। ये सर्किल ही हो पाएगा। हाँ, और 2D में होना चाहिए, तो ये ध्यान दें। अगर टॉप व्यू इसका ले हम, तो वो चीज देखें, ये वास्तव में ऐसे, ये वायर है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको ऐसे देखना चाहिए झांककर। ये टॉप व्यू हो गया। तो यहां पे आई करंट है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये आई करंट यहां दर्शा दिए। अब इस पूरे एम्पीरियल लूप
इसे क्या कहेंगे? एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप को जैसे यहां ले लिए, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा। ये तो वास्तव में सर्किल इस टाइप से है, इस टाइप से यहां ये, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। वास्तव में ये सर्किल इस टाइप से सर्किल है, तो वास्तव में यहां मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और यहां मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से टेंजेंटियली आउटसाइड है। तो वैसे यहां पे है इस टाइप से। तो यहां ये एक मतलब है, अगर इस टाइप से लूप होता, इस टाइप से वास्तव में लूप इस यूं है, तो ये इधर होता अंदर की ओर। लेकिन यहां बोर्ड पे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल वेक्टर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये हो जाएगा क्या? डीएल वेक्टर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। मतलब पूरे एम्पीरियल लूप को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट लेते हैं, प्रत्येक जितने पॉइंट हैं सब पर नेट मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो एक ही करंट है अंदर जो लूप के है, उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा पड़ रहे हैं। तो एम्पीरियल लूप के प्रत्येक पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? समान है। हम जानते हैं जब कोई करंट फ्लो करता है तो उस इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/2πI/r होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे जानते हैं। हमें सिद्ध करना है एम्पियर-सर्कुटन लॉ। तो B.dl पूरे एम्पीरियल लूप पे हम लोग निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो आना चाहिए μ0I, यस, नेट करंट, यही हमको ले आना है। या कह देंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current carrying long wire। तो यहां की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर जो आएगा वो आएगा μ0/2πI/r। पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। बायो-सेवर्ट के नियम से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए। यस, अब हम लगाएंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो है लाइन इंटीग्रल लेंगे हम पूरे क्लोज पाथ के लिए। तो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो यहां पे हम देख रहे हैं बी डीएल एक एलिमेंट के लिए है, बी डीएल एक एलिमेंट के। इसी प्रकार टोटल एलिमेंट पूरे सर्कमफ्रेंस पर होगा, पूरा सर्कमफ्रेंस आपको लेना पड़ेगा। हाँ, तो वेक्टर बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में, उनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहां हो जाएगा बी डीएल cos 0। यहां लिमिट लगाएंगे 0 से 2πr, 0 से 2πr। पूरा सर्किल को कवर करना है हमको। ये चीज टॉप व्यू ऊपर से देखने पे हमें ऐसा दिखता है। यस, अब देखिए बी हर जगह क्या है? कांस्टेंट। बी हम लोगों को वैल्यू जो आया हुआ है ये हर जगह क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सिमेट्री लिया है। तो सेंटर से सिमेट्री की इंफीरियर लूप के प्रत्येक पॉइंट की दूरी सेम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। यस, तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहां आ गया डीएल, लिमिट हो जाएगा 0 से 2πr, पूरा कवर कर लेंगे सर्किल। हाँ, यस।
अब यहां बी और ये होता है 1 dl का इंटीग्रेशन एल, एल मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया। लिमिट लगा लेंगे 2 पाई आर, कवर हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी 2 पाई आर माइनस 0, इतना आया। तो अब देखिए लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी आया है। बी की वैल्यू ऊपर से अब हमको रखना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यह है बी की वैल्यू। और 2 पाई आर पहले से यहां पे है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 पाई आर से कट गया, तो आ गया लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यही हमें साबित करना है। तो बोर्ड लेवल पे एम्पियर सर्कुटल लॉ की डिफिनीशन लिखना है आपको, और फिर उसको एक प्रूफ देना होगा। बस यही प्रूफ परीक्षा में बोर्ड वाले बच्चों के लिए आता है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जरूरी नहीं सिमेट्री के लिए हो। अभी हम अनसिमेट्री वाला लूप लेकर आपको ये बात दोबारा साबित कर रहे हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ दे रहे हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि कैसे आता है। तो हमने एक डेरिवेशन अभी किया जस्ट वो सिमेट्री लूप के लिए। अब की बार हम एक अनसिमेट्री लूप लेते हैं, नॉन सिमेट्री लूप लेकर वही बात साबित करना चाहते हैं। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और एक हम अनसिमेट्री लूप ले लेते हैं इसकी सहायता से। इसकी सहायता से हम जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करेंगे। तो चलिए एक एलिमेंट यहां लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट यहां, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, दूसरा एक यहां, हाँ तो ऐसे ऐसे ले लेते हैं, छोटे छोटे लूप रहेंगे। छोटे छोटे लूप हमको लेना है, और ये जो है ये R1 डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला R2 पे है, R3 पे है, R4 दूरी पे है, और इसका जो एलिमेंट है DL1 ले लेंगे, इसका एलिमेंट DL2 ले लेंगे, इसका एलिमेंट DL3 ले लेंगे, DL4 लेंगे। ऐसे से छोटे छोटे कई एलिमेंट हम लोग काट लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। अब यहां पे हम लाइन इंटीग्रल का फार्मूला लगाते हैं। तो लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये हो गया। ये तो टोटल आया नेट, बी डी एल बी डी एल बी डी एल बी डी एल सब जोड़ने के बाद ये आया हमारा है। अब इसको इस यहां के शेप से देखते हैं, तो पूरे शेप में ये 2D में है इस टाइप से। बस शेप निश्चित नहीं, जैसे वहां सर्किल था, सुंदर था, हर जगह दूरी समान थी, यहाँ पे हर जगह दूरी समान नहीं है, बस यही बात है। और करंट एलिमेंट जो एलिमेंट काटे हैं, एलिमेंटल लेंथ लिए हैं, वो DL1 DL2 थोड़ा सा फर्क है, हर जगह इस टाइप से लिए हैं। और पूरा जो है इस शेप में पूरे हर जगह पे एलिमेंट काटा गया है, पूरा कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब एक ही करंट है, यहां लूप का डायरेक्शन नहीं होता है। और ध्यान देना एम्पियर सर्कुटल लॉ ये 2D होता है, जैसे सर्किल लिया ये 2D हुआ। अब यही चीज जब गॉस थ्योरम में लेते थे, चार्ज बीच में रहता था तो स्फीयर लिया जाता था, वहां 3D में होता था। हाँ यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट का अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह समान, कहीं समान नहीं होगा, दूरी अलग अलग होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हर जगह अलग अलग हो जाएगा। ये चीज लेना है आपको। तो पहले यहां पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 रहा होगा, और एलिमेंटल लेंथ है वेक्टर DL1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कई हम ले लेंगे, ये हो जाएगा DL2 वेक्टर B3 DL3 प्लस सो वन इनफाइनाइट। जितने एलिमेंट मिलेंगे, अब बहुत एलिमेंट मिलेंगे तो वो इनफाइनाइट माना जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए जो होता है वो वही यहां पे भी लिखा जाएगा, दूरी R1 R2 R3 का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है
म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। तो यहां तो वेक्टर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी डी एल वन का 0, तो आप मानिए केवल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर भी है। तो ये हो जाएगा, ये है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R2। आई तो सेम है, एक ही वायर है, और यहां है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R3, और यहां DL2 हो जाएगा, DL2 यहां म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R3, तीसरे वाले में R3, और ये DL3 हो जाएगा। तो इस टाइप से चलता रहेगा। अब यहां जो उभयनिष्ठ है कॉमन ले लेंगे हम। उभयनिष्ठ है हमारा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और आई भी उभयनिष्ठ है। इन ब्रेकर जो हमको मिल रहा है DL1 अपान R1 प्लस DL2 अपान R2 प्लस DL3 अपान R3 प्लस सो ऑन। यस, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई, ध्यान, ये होता है आर्क, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, आर्क अपान रेडियस, हाँ आर्क अपान रेडियस होता है, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल, अब ये ध्यान देना है, DL1 अपान DL1 ये छोटा सा लेंथ है, इसके बीच जो एंगल होगा d थीटा 1 मान लेंगे, और इसके बीच जो एंगल होगा d थीटा 2 मान लेंगे, इसके बीच जो एंगल होगा d थीटा 3। इस टाइप से छोटे छोटे एंगल में ये जो एलिमेंट काट लिया जाता है, बहुत छोटा एलिमेंट होता है। बहुत छोटे एलिमेंट में इतने दूरी तक के लिए वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। हाँ यस, बहुत छोटा लिया जाता है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए थोड़ी सी साइज में बड़ा है वो। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं d थीटा 1 d थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। इसका मतलब यहां d थीटा 2 रख सकते हैं, यहां d थीटा 3 रख सकते हैं, सो ऑन इनफाइनाइट तक पूरा वायर कवर करेंगे हम लोग। यस, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई, इतना तो ठीक है भैया। d थीटा 1 d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 3 पूरा वायर के चारों तरफ कवर कर लेंगे, और पूरे वायर के जब कवर कर लेंगे पूरे चारों तरफ, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सिमेट्री लूप नहीं लेते हैं तब भी हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड है वहां के लिए, लेकिन ये विद्यार्थी बिल्कुल यूजफुल नहीं है, इसको कभी नहीं लगाना चाहिए। यहां से कहना आसान है, इसका जो मैथमेटिक्स प्रयोग किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहां कह सकते हैं कि दिस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। ये लॉ शेप एंड जो इंपीरियल लूप यहां पे लिया जाएगा वो शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग पढ़े आज एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसका प्रूफ दिए, और आने वाले कल में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में कई डेरिवेशन है, सब आपको वहां पे अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से, ये अल्टरनेटिव मेथड है बायोसेवर्ट का, उसकी सहायता से यहाँ पे हम सिमेट्री वाले शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।